S-487 की तरफ जाते हैं, S-400 की और यूनिट्स की बात अगर होती है, तो क्या इस पर भारत को अमेरिकी चिंताओं पर गौर करना चाहिए? फैसला करेंगे जो भारत के हक में होगा। और पुतिन ये समझ चुका है। आपने देखा था सर कि जब प्राइम मिनिस्टर उससे मिलने गए थे, उन्होंने कहा था कि देखिए ये जंग का जमाना खत्म हो चुका है, युद्ध का जमाना नहीं है। पीएम साहब अपने घर में उनको भोजन दे। कल जब का वो डिनर रूस है पे सर, पीएम आवास में कल का डिनर है। डिप्लोमेसी में या अंतरराष्ट्रीय जो संबंध होते हैं, सबसे सबसे नींव की जो चीज होती है वो है विश्वास। तो फिर बात कर ही लेते हैं। अब जब आ रहे हैं पुतिन साहब, तो लेके क्या क्या आ रहे हैं? बहुत सारी चर्चाएं हैं, S-400 को लेकर, S-500 को लेकर भी चर्चाएं हैं। वो पैसे जिहादिस्तान दे रहा है, अपग्रेड करेंगे F-16 को। क्यों टाइगर, तू खुद नहीं कर सकता? उनकी मेंटेनेंस करेंगे। क्यों, तेरे को कुछ नहीं सिखाया? नहीं सिखाते हैं वो। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी सर, एक चीज होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। भारत में ये कॉन्सेप्ट नहीं है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। विद्या उसने कहा है कि आप बनाइए, फिर S-400 S-500। डिफेंस सिर्फ एक एरिया है हमारी कोऑपरेशन का, बहुत महत्वपूर्ण। एक जमाना था 80% हमारे जो हथियार थे वो सोवियत संघ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं DNP इंडिया और मैं हूं प्रकाश ले। दर्शकों, हमारे साथ हैं दीपक वोरा सर, और सबसे ज़रूरी बात, राष्ट्रपति पुतिन, रशियन राष्ट्रपति पुतिन 2 दिन के स्टेट विजिट पर आ रहे हैं। और जब पुतिन भारत आ रहे हैं, कुल 30 घंटे का उनका पूरा दौरा है, और इवेंट डिनर डिप्लोमेसी भी होनी है, प्रधानमंत्री से मुलाकात भी होना है, हैदराबाद हाउस में लंच भी होना है। हमारे साथ दीपक सर हैं। दीपक सर, बहुत शुक्रिया हमें अपने कीमती वक्त में से समय देने के लिए। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बतला दीजिए इन शॉर्ट कि स्टेट विजिट का क्या मतलब है, और ऐसे दौर में जब रूस यूक्रेन हो रहा है, ऐसे दौर में जब भारत पाकिस्तान एकदम कोर पे बैठे हैं, रोज कहा जा रहा है कि हम ही कह रहे हैं कि नक्शा बदल देंगे, भूगोल बदल देंगे, जरा हैसियत में रहो। ऐसे में पुतिन भारत आ रहे हैं, जरा समझाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब आपके शानदार चैनल पर होता हूँ। आपके प्रश्न बहुत अहम होते हैं, तो सोच समझ के जवाब देना पड़ता है। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, दोब्रो पार्जोलोबाती इंडियो व्लादिमीर, इसका मतलब है वेलकम टू इंडिया। रूसी भाषा में बोल रहा था। और मैं ये भी कह देता हूँ, या बास लिव ब्ल्यू व्लादिमीर, आई लव यू व्लादिमीर। तो ये तो कई बार उनसे मिला हुआ हूँ। आई मस्ट टेल यू, इज अ वंडरफुल यू। बहुत अच्छी उनकी बॉडी लैंग्वेज है, केमिस्ट्री है। लोग कहते हैं मुस्कुराते नहीं है। जब मैंने पहली बार उनसे कहा था कि मैं आपसे प्यार करता हूं, तो गले लगा लिया और हंस पड़े वो। फाइन ह्यूमन बीइंग। अब स्टेट विजिट हाईएस्ट लेवल विजिट होती है, जिसमें उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है। उससे थोड़ा नीचे होता है वर्किंग विजिट। भाई आप आए हैं, आपने बातचीत की है। फिर एक होता है पर्सनल विजिट, या वर्किंग को कई बार ऑफिशियल विजिट भी कहते हैं। बट स्टेट विजिट, ये जो है पूरा प्रोटोकॉल, तोपों की सलामी दी जाएगी, पीएम साहब खुद जाएंगे, आप देखेंगे ये। मुझे तजुर्बा है, 52 साल हो गए हैं कूटनीति में, और 74 साल की मेरी उम्र है। पीएम साहब खुद एयरपोर्ट जाएंगे, टेक्निकल एरिया में रिसीव करेंगे, और फिर जो आप देखेंगे कि कैसे हाथ में हाथ पकड़ेंगे, जप्पी डालेंगे, एक से हाथ पकड़ के एक ही गाड़ी में बैठेंगे। ये मेरा मानना है। अगर मैं पुतिन साहब और पीएम मोदी साहब को समझ पाता हूँ, फिर वो बातचीत करते हुए गाड़ी में निकल जाएंगे जहां ये ठहरे। अब आपने जिक्र किया है कि शायद हैदराबाद हाउस में उनको लंच भी देंगे। हो सकता है सर, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, कंफर्म नहीं कर सकता। हो सकता है कि पीएम साहब अपने घर में उनको भोजन दे। कल जब का वो डिनर रूस है पे, सर, पीएम आवास में कल का डिनर है। थैंक यू वेरी मच। ये मुझे लग रहा था कि जरूर होगा, क्योंकि पुतिन साहब ने उनको अपने घर ले गए थे जी डाचा जी में, जी। और वहां पे उनको भोजन दिया था। तो ये बहुत स्पेशल होता है कि पीएम साहब बुलाते नहीं है। कोई फ्रांस का है, जर्मनी का, इधर उधर के ये जो गोरे शोरे आते हैं उनको नहीं बुलाएंगे। अगर चीन वाला भी कभी गलती से आ गया, उसको भी नहीं बुलाएंगे घर पे। पर इसको बुलाया है बताने के लिए कि हमारे संबंध आपके साथ बहुत महत्वपूर्ण। मैं बता देता हूँ सर, डिप्लोमेसी में या अंतरराष्ट्रीय जो संबंध होते हैं, सबसे सबसे नींव की जो चीज होती है वो है विश्वास, ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट नहीं है, तो आप जितना मर्जी अच्छे अच्छे चिट्ठियां बनाइए, अच्छे अच्छे भाषण दीजिए, रिलेशनशिप नहीं बनेगी। अब मैं बताता हूं क्यों। सर, भारत को तोड़ा गया था अगस्त 1947 में। आप जानते हैं, मैं जानता हूं। आजादी वाजादी की बकवास करते हैं लोग, वी वर ब्रोकन। और ये जो जिहादिस्तान है, ये बहुत फुदकता रहता है हमेशा। उसको बनाया गया था कि भारत पे कंट्रोल रखो, एक टाइम पे सोवियत संघ पे कंट्रोल रखो, इधर उधर अफगानिस्तान पे, एटसेट्रा। तो अभी क्या है सर कि पुतिन साहब जो आ रहे हैं, उनकी उनकी इस समय समस्या चल रही है यूक्रेन के साथ। वो सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं।
ये भी देख लीजिएगा कि 1947 से आज तक हमने कुछ नहीं किया, जिससे सोवियत संघ और उसके बाद रूस को नुकसान हो। सोवियत संघ और उसके बाद रूस ने कुछ नहीं किया जिससे हमको नुकसान हो, जबकि अमेरिका और यूरोप वो तो बिल्कुल ही शुरू से ही बड़े नाराज़ थे। ब्रिटिश लोग मैं बड़ी एक आपको मज़ेदार चीज़ बताता हूँ सर, आपके जो लोग व्यूअर्स हैं वो जान के उनको अच्छा लगेगा कि हमसे ब्रिटिश लोग नफ़रत क्यों करते हैं? ब्रिटिश तो कहते थे हम दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर बिल्डर्स हैं और मैं जवाब देता हूँ हम दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर ब्रेकर्स हैं। तो आप को समझ लीजिए कि हमने भंग कर दिया था आपके साम्राज्य को। सो और फिर मेरे लेट फादर साहब जो इंजीनियर थे, वो बताते थे भाखड़ा दंगल में इन्वॉल्व थे कुछ और चीज़ों में। सबसे पहले अमेरिकन इक्विपमेंट आया था। हमारे को उस समय इतना तजुर्बा नहीं था, जानकारी नहीं थी ये बड़े-बड़े बाँध बनाने में। तो अमेरिका के कंसल्टेंट भी थे, उन्होंने मदद की। तो मैं अपने फादर साहब से बाद में पूछता था जब सोवियत संघ से भी कुछ इक्विपमेंट आए दूसरे प्रोजेक्ट के कि दोनों में फ़र्क क्या है? कहता है अमेरिकन प्रोजेक्ट का गेटअप बड़ा खूबसूरत है। ये बटन लाइट यहाँ चलती है, वहाँ चलती है, बड़ा अच्छी तरह से उसको पैकेज करते हैं। और मैंने कहा रूस? तो कहते इतना गेटअप उसका अट्रैक्टिव नहीं है, बट उसकी बहुत स्टर्डी है, बहुत मजबूत है, जल्दी से टूटते नहीं। मैंने कहा और? कहता है हमने अमेरिका खुद कहते हैं मैंने अमेरिकन से बोला कि भाई देख, हमको पता लग गया ये बटन चलाने से चलेगी, ये बटन दबाने से बंद हो जाएगी। अगर ना हो तो फिर? तो कहता है मेरा टिकट भेज देना, मैं अमेरिका से आके आपको समझा दूँगा और इतने करोड़ डॉलर आपसे ले लूँगा। और फिर रूसी से मैंने कहा सोवियट्स में क्या फ़र्क था? कहता जब उनसे कहते थे भी हमें समझाओ तो कहता चल बनियान पहन, कच्छा पहन और चल नीचे कल मशीन के अंदर घुस जाते हैं और हाथ गंदे कर मैं सिखाता हूँ। तो ये फ़र्क है दोनों ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने कभी संकोच नहीं किया। अब जो ये सर एसयू 50 अब जब बात आप हो रही है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर ही रहे हैं तो फिर बात कर ही लेते हैं। अब जब आ रहे हैं पुतिन साहब तो लेके क्या क्या आ रहे हैं? बहुत सारी चर्चाएं हैं। S-400 को लेकर, S-500 को लेकर भी चर्चाएं हैं। मैं SU-57 आपको 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को लेकर चर्चाएं हैं। इवन पुतिन प्रशासन की तरफ से तो ये कह दिया गया कि हम भारत की तरफ जो है नो लिमिट्स डिप्लोमेसी की तरफ जाते हैं। नो लिमिट डिप्लोमेसी क्या मतलब है? और जो मैंने कहा S-400, S-500 या SU-57 इस पर भी मैं जरा बता देता हूँ बताइएगा। सर, ये एसयू 57 माना जाता है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू है, शायद सर्वश्रेष्ठ में से एक है। रूस क्या कह रहे हैं? भारत में बनाएँगे, आपको लाइसेंस देंगे, आपको टेक्नोलॉजी देंगे, आपको कोड देंगे। अमेरिकी कभी नहीं देता। जो अब देखिए उसने जिहादिस्तान को कुछ वो F-16 बड़े पुराने जहाज़ें दिए। फिर उसको पैसे किस बात के लिए दिए? उसने पैसे उसको दिए हैं कि भाई आप जो है ये जो अमेरिका को पैसे जिहादिस्तान दे रहा है, अपग्रेड करेंगे F-16 को। क्यों टाइगर? तू खुद नहीं कर सकता? उनकी मेंटेनेंस करेंगे। क्यों? तेरे को कुछ नहीं सिखाया? नहीं सिखाते हैं वो। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी सर एक चीज़ होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। भारत में ये कॉन्सेप्ट नहीं है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। विद्या जितनी बाँटोगे उतनी बढ़ती है और सोवियत संघ के टाइम से रूस में भी यही कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं तो दे रहे हैं। अगर दोस्ती करनी है तो फिर ये 10% करूँगा, 20% करूँगा, 70% टेक्नोलॉजी दूँगा, 80 दिस इज़ नॉनसेंस ये बकवास है। किसने देखा 80% क्या होती है, 65% क्या होती है, साढ़े 27% क्या होती है, दिस ऑल रबिश। उसने कहा है कि आप बनाइए। फिर S-400, S-500 डिफेंस सिर्फ एक एरिया है हमारी कोऑपरेशन का बहुत महत्वपूर्ण है। एक ज़माना था 80% हमारे जो हथियार थे वो सोवियत संघ से आते थे। दिस इज़ एक्नॉलेज। अब शायद 30% रूस से आ गए। ये क्यों? इसलिए नहीं कि खराब हो गए हैं। सर, ये समझने वाली बात है। इसलिए कि अब हम खुद बनाते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की एक कामयाबी है। मैं आपको बता सकता हूँ कि जो हर 3 हथियार वेपन्स जो भारतीय सेना इस्तेमाल करती है, 2 भारत में बनते हैं। 100 से ज़्यादा देश हमारे बनाए हथियार खरीदते हैं। सो हमने अब्ज़ॉर्ब किया है उस टेक्नोलॉजी को। हमारे साथ जिन्होंने शेयर किया, हमने इम्प्रूव किया, हमने अपनी टेक्नोलॉजी तेजस एयरक्राफ्ट ये वो हमने अपने बनाए हैं। मिसाइल अपने ब्रह्मोस जो रशियन इंडियन इनिशिएटिव था, रशियन ने कहा भाई आप चलाइए, हम कुछ और काम करें। हमने कहा लाइए हम बनाते हैं और हमने इतना अच्छा बना दिया आप सब जानते हैं। तो एक डिफेंस कंपोनेंट होगा। ये ज़रूर S-57 ये SU-57 सुखोई और उसके बाद S-400, S-500 की बात होगी। ये ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है सर। ओके। डिप्लोमेसी में ये नहीं होता तो कि ये सर दोनों अगर एक और चीज़ जैसे अगर आप SU-57 की तरफ जाते हैं, S-400 की और यूनिट्स की बात अगर होती है तो क्या इस पर भारत को अमेरिकी चिंताओं पर गौर करना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी ट्रंप ने भी F-35 का ऑफर दे रखा है भारत को। हम एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नहीं देते हैं। हम अपना असेसमेंट करेंगे कौन सा जहाज़ ज़्यादा अच्छा है। ट्रम्प साहब तो बिज़नेसमैन हैं।
वो तो कहेंगे ये खरीदो, वो खरीदो, हमें नहीं चाहिए। अगर तेरे को तकलीफ हो रही है, मैं किसी और से ले रहा हूँ। जब आप जो है शुरू में जब आपके पास तेल की आप इम्पोर्टर थे, तो आप सऊदी अरेबिया से तेल इम्पोर्ट कर रहे थे, तो मैंने कभी नहीं कहा क्यों करते हो? मैंने आपको ये कभी नहीं कहा कि आप ये इस देश से क्यों लेते हो, उस देश से क्यों लेते हो। जो मेरी है डिसीजन वो मेरी अपनी है। एक हम शब्द यूज़ करते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। हुँ, स्ट्रैटेजिक का मुझे मतलब नहीं पता, लेकिन ऑटोनॉमी का मतलब ऑटोनॉमी होता है। हम वही फैसला करेंगे जो भारत के हक में होगा और पुतिन ये समझ चुका है। आपने देखा था सर कि जब प्राइम मिनिस्टर उससे मिलने गए थे, उन्होंने कहा था कि देखिए ये जंग का ज़माना खत्म हो चुका है, युद्ध का हुँ। ज़माना नहीं है। पुतिन ने देख के मुस्कुरा दिया। वो नाराज़ नहीं हुए थे, कि उनको पता था कि पीएम साहब सही कह रहे हैं। ये दोस्ती होती है, व्हेन यू कैन टॉक फ्रीली। सर हाँ, मैंने भी 6 वहाँ कोई देशों में मैं बंदिश नहीं हो राजदूत सकती, 2 दोस्त हैं, दोनों दोस्त अपनी-अपनी बात बोल सकते हैं। अब देखिए मैं 6 देशों में आपका राजदूत रहा हूँ और 3 देशों में वहाँ के राष्ट्रपति मेरे अहम मित्र थे। बाकी 3 में भी संबंध थे लेकिन रियली क्लोज़ फ्रेंड्स। तो कई बार मैं अब देश का नाम भूल जाइए क्योंकि अब बहुत साल हो गए हैं तो वो प्रेज़िडेंट्स वग़ैरह चले गए हैं। एक तो जेल में है सूडान वाले। तो कई बार मैं उनसे मिलता था और उनसे कहता सर ये आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। वे वो जवाब मुझे देते थे कि एम्बेसडर मैंने सुन लिया आप क्या कह रहे हैं, मैं गौर करूँगा। लेकिन करते वही थे जो उनके मन में है, क्योंकि हम लोग स्टेक होल्डर नहीं है, देश तो उनका है, चलाना उनको है। फिर एक दूसरा देश था जहाँ पे मैं राष्ट्रपति था, तो वहाँ पर उन्होंने पब्लिकली बोला, ये सुनने वाली बात है कि अगर ये राजदूत हमारी भाषा इसने सीखी है, बहुत कठिन भाषा है, मैं आर्मीनिया की बात कर रहा हूँ, अच्छा। बहुत मुश्किल भाषा है, मैं फ्लुएंटली बोलता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर ये इलेक्शन लड़ेगा मेरे देश में, तो मैं इसके अगेंस्ट नहीं खड़ा होऊँगा, ये जीत जाएगा क्योंकि ये विदेशी है, इतना प्यार करता हूँ। तो ऐसी चीज़ें सर, पीएम साहब में ये कैपेबिलिटी, क्वालिटी है, जब भी डालते हैं किसी को लोग मज़ाक करते हैं, ये हग डिप्लोमेसी क्या होती है? अरे ये बहुत महत्वपूर्ण रखती है, महत्व रखती है क्योंकि साहब जब भी किसी को डालते हैं, तो फिर दिलों का मिलन होता है। सो पर्सनल केमिस्ट्री परफेक्ट है, डिफेंस एक चीज़ है, एरोस्पेस में बातचीत होगी, मेडिसिन में बातचीत होगी, एजुकेशन में बातचीत होगी, नैनो टेक्नोलॉजी में बातचीत होगी, बहुत से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में बात होगी। सर आपको याद होगा, आपकी तो उम्र शायद मुझसे बहुत कम है, लेकिन जब मैं पहली बार सोवियत संघ अरे गया आप था जवान हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? 74 साल का मत सबको बताया करिए, सबको पता है आप बेहद जवान हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, क्या छुपाने वाली बात है, मेरा बर्थ सर्टिफ़िकेट है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, पहली बार सोवियत संघ गया था, तो वहाँ पे आई वाज़ अ जूनियर ऑफ़िसर, पेरिस में था, तो उधर मैं गया था मॉस्को। तो जो मेरा काउंटर पार्ट था, कहता मैं आपको डिनर पे ले गया और बोला कि भई भारत के एक जूनियर ऑफ़िसर डिप्लोमैट आए हैं। वहाँ ऑर्केस्ट्रा बजा रहा था, जैसे सुना भारत शुरू हो गए, मेरा जूता है जापानी मैंने कहा लो भाई, ये तो दिलों का मिलन है। और मिथुन चक्रवर्ती के गाने इतने पॉपुलर, शाहरुख खान बहुत सो एक ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। अब एक चीज़ और बड़ी मज़ेदार है, मैं आपको बता दूँ, इस पे भी बातचीत होगी, समझौता होगा। सोवियत संघ दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन उसकी आबादी केवल 15 करोड़ की है और बुढ़ा देश हो रहा है। उसकी आबादी घट रही है, जैसे जापान की है। वो हुँ, हमसे वर्कर्स माँगेगा, वो हमसे ट्रेन्ड एंड सेमी ट्रेन्ड वर्कर्स लेगा। उसको चाहिए सर, हम पे भरोसा देखिए चीन से नहीं लेगा। क्योंकि वो बेईमान है। हुँ। अभी कहते हैं ना चीन और रूस की बहुत दोस्ती है, इट इज़ ए मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस। ये शॉटगन मैरिज है। देख भई जब रूस तो देखता रहा सारा वक़्त यूरोप की तरफ, यूरोप ने अंगूठा दिखा दिया, फिर वो चीन की तरफ देखा और चीन से उसको पैसे मिले और उसने चीन को टेक्नोलॉजी दी। हमारे पे भरोसा का वही नहीं है, अभी तो जर्मनी भी माँग रहा है, जापान भी माँग रहा है, इज़राइल भी माँग रहा है हमारे लोग, क्योंकि हम लोग कभी लोकली पॉलिटिक्स नहीं खेलते और हम बहुत मेहनत से काम और हम करते हैं। हाँ, चोरी अगर भी हमें नहीं अच्छे करते, हम चोरी नहीं करते रिवर्स सर। इंजीनियरिंग भी नहीं करते। अगर हमें ज़्यादा पैसे हमारे लोगों को ज़्यादा मिलते हैं तो क्या खराबी है उसमें? क्यों तकलीफ होती है आपको? भई हमारी पर कैपिटा जो भी है वो है, वो उस लेवल की नहीं है जो यूरोप की है। ये अलग बात है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी सबसे शक्तिशाली फ़ौज है, दुनिया में नंबर 1 है हम डिप्लोमेसी में। हमसे कहते हैं यूक्रेन और रूस से बात करो। मैंने कई यूरोपियन से कहा कि आप क्यों नहीं बात करते पुतिन से? कहते जी हमने तो उसको गाली दिया है, तो टाइगर किसने बोला था गाली दो? हमसे सीखो डिप्लोमेसी, कूटनीति हम सिखाएँगे। फिर गाज़ा, इज़राइल हमसे कहते हैं, कहीं सूडान में जो हो रहा है कहते हैं आप मध्यस्थता करो। भाई अगर यूक्रेन-रूस का जंग है, मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूँ, पर वो मध्यस्थ होने को तैयार है, वो सर्कस का जोकर यूक्रेन सबसे बड़ी बाधा तो वही व्यक्ति हुँ, है। हुँ। जब भी वो डगमगाता है, तो कोई यूरोपियन देश उसको बुला लेता है, आजा, आजा। अरे! क्या कर रहा है बेगिंस्की? तू तो दुनिया का मानव इतिहास में सबसे बड़ा जनरल है। वो कहता है, मैं बहुत बड़ा जनरल हूँ। फिर और थूकता है वो। ये सब एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो मैंने देखा है और ये सब लोगों को जो आपका प्रोग्राम करोड़ों लोग देखते हैं, कहना चाहता हूँ। हमारे पास एक लेडी प्राइम मिनिस्टर थी, मिसेज़ गांधी।
वो याद रखी जाती हैं जिन्होंने जिहादिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। जी, जो भी कारण थे बट वी पार्टिसिपेटेड, उनके अलग हो गया। ये जो है बेगिंस्की, इसको लोग कैसे याद रखेंगे? एज़ द पर्सन जिसने अपने देश को बर्बाद किया था, नॉट एज़ द पर्सन जिसने रूस को हराया था। ये गधा है। इसको समझ नहीं आती है ये बात, और अपने आप को इतना बड़ा शहंशाह समझता है। एक पर्सी शेली अंग्रेजी पोएट थे, उनकी एक कविता है ओज़िमंडास। तो उसमें कहते हैं एक व्यक्ति गया रहा था सर रेत में, रेगिस्तान में, तो वहाँ देखा एक सर स्टैचू का पड़ा था और उसके बिल्कुल टूटा-फूटा, और उसके पास एक प्लाक थी। देखो जो लोग यहाँ से गुज़रते हैं, मैं ओज़िमंडास शहंशाहों का शहंशाह हूँ, झुको मेरे सामने। कहता है हज़ारों साल से वो मूर्ति वहाँ टूटी पड़ी थी, कोई नहीं झुकता था उसके सामने। तो ये चीज़ें हैं सर, जो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, और मेरा अपना मानना है कि जो भी हम लोग कर रहे हैं इस समय, उसमें अ, हम लोग बायलैटरल रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं। सर फिर मल्टीलैटरल पे बात जैसे होती है। पुतिन साहब जो भारत आ रहे हैं तो इस पर यूरोपीय देशों की बेहद नज़र है, व्हाइट भाई हाउस की देखिए, नज़र होगी। आपको क्या अभी लगता है कि क्या भारत को यूरोपीय देशों की, या फिर जहां तक डिफेंस या बिजनेस का सवाल हो, एग्रीकल्चर की बात हो रही है, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, इन सब को क्या यूरोपीय नज़र से देखना चाहिए हमें रूस के साथ, या यूरोपीय चिंताएं जो हैं भारत रूस संबंधों को लेकर, या फिर देखिए, अमेरिका जो बार बार कहता है, क्या उस पर हमें बहुत सोचने समझने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सर देखिए, यूरोप के 3 राजदूत ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने एक अभी आर्टिकल लिखा है कल, और उसमें लिखा है, आप हैं सर मेरे साथ? हाँ, क्योंकि दोनों तरफ आपकी तस्वीर गायब हो गई थी। तो उसमें उन्होंने लिखा है, हाँ, ये तीनों राजदूतों ने बहुत निंदा की है पुतिन की, और ये कहा है कि भारत में वो क्यों आ रहा है। और टाइगर, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? मेरे अंदरूनी मामलों में क्यों दखल देते हो? जब आपके देशों में कोई आता है, हम लोग ये नहीं कहते कि ज़ेलेंस्की क्यों आ रहा है वहाँ? ये सर बात ये है, ताकत खत्म हो गई, यूरोप का पैसा खत्म हो गया, अक्कड़ अभी बाकी है। सोचते हैं कि अभी भी भारत पर हुकूमत करते हैं, बेवकूफ लोग हैं। सो सर, अमेरिका जो सोचता है वो हम सुन लेंगे। अमेरिका कहेगा उसको मत बुलाइए, अच्छा जी हमने सुन लिया, थैंक यू वेरी मच। यूरोप कहता है उसको भोजन मत खिलाइए, अच्छा जी हमने सुन लिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। करेंगे वो जो हमारे हाथ में होता है। ये बड़ा क्लियर है, सारी दुनिया पर इसको सर समझ। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद चीन ने अपना J-35 पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान पाकिस्तान को ऑफर किया। उसके बाद बहुत चिंता हमारे डिफेंस सेक्टर में डिफेंस के जानकार करने लगे, भाई भारत के पास पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होना चाहिए। उस लिहाज से आप Su-57 पर बात हो रही है भारत रूस संबंधों को लेकर, इसमें पाकिस्तान और यू नो बांग्लादेश तो मैं काफी मैं आपको परेशान हो जाते बताता हूँ होंगे सर, इसके बाद। मेरे पास इतनी सर बांग्लादेश को तो मेरे को देखिए सर, 71 की लड़ाई मुझे अभी तक याद है, आपका तो जन्म ही नहीं हुआ था, मैं तो पार्टिसिपेट किया था इनडायरेक्टली। मैं आपको बताता हूँ, मुझे 1000 भारतीय सिपाही दो, मैं जाके ठोक-पीट के पूरे बांग्लादेश को वापस आ जाऊँगा, कोई बड़ी बात नहीं है सर। और जहाँ तक जिहादिस्तान की बात है, वो इतनी बुरी तरह से फँसा हुआ, हम लोग 2 फ्रंट की बात करते थे जंग की, उसके तो 4 फ्रंट चल रहे हैं, एक तो अफ़गानिस्तान से भिड़ रहा है, ईरान से भिड़ रहा है, मुझे कहता है मैं इटर्नल एनिमी हूँ, और अपने देश के अंदर आपको पता है अभी कुछ देर पहले हम रिकॉर्डिंग ये आज कर रहे हैं 3 दिसंबर को, अभी से कुछ देर पहले पेशावर में एक और ब्लास्ट हुआ है। जी सर। वहाँ तो टीटीपी और जो बलोच वाले हैं वो मिलके ठोक रहे हैं, और वो जो सेल्फ स्टाइल्ड वो क्या है मुन्नी बाई, पिंजरे वाली मुनिया जो अपने आप को कहता है मैं फूल मार्शल हूँ, ऐसा ही कुछ कहता है। आजकल तो सीनियर फूल मार्शल बन गया। तो ये सब चीज़ें सर पाकिस्तान से कुछ नहीं होगा, जो हम हथियार ले रहे हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर में हमने साबित कर दिया था, तेरे पास चीन के हों, अमेरिका के हों, फ्रांस के हों, हम मुकाबला कर सकते हैं। हमारे राफाल ने बड़ी अच्छी तरह परफ़ॉर्म किया। अब हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है सर, आज से 5 साल बाद मैं ज़िंदा रहूँ, ना रहूँ, आप तो रहेंगे। आप देखेंगे सर, सारी दुनिया सराहना करेगी कि अब भारत के पास विश्व के सर्वश्रेष्ठ हथियार हैं। एक हमारा देश है, हम पुराने शास्त्रों की पूजा करते हैं, हम शस्त्रों की पूजा भी करते हैं सर। अभी जब मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर भारत रूस रक्षा सौदों को खासकर, अगर पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान हो S-400 पर बात आगे बढ़ जाती है, तो आपको लगता है व्हाइट हाउस का क्या रिएक्शन होने वाला है? ट्रम्प तो पहले ही ट्रेड वॉर करके, हमारा तो Q2 का जो रिजल्ट आया है वो देख लीजिए, 8 क्रॉस कर गया है, डबल डिजिट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि ट्रम्प और भी कुछ सोच रहे होंगे? ट्रम्प के लिए दिल्ली मैं क्या ट्रम्प मैसेज से देने जा रही है? मैं ट्रम्प को मिला हूँ सर 2 बार। तो अगर मौका मिले जाके कहूँगा यार थोड़े और प्रतिबंध लगा दे हम पे, हम और बढ़ेंगे। अभी जो दिवाली का त्योहार गया है ना,
आपको पता है सर, फिगर्स आपको मालूम है, 70 बिलियन, बिलियन में 9 हाँ, शून्य होते हैं, आप रुपए में आप हाँ, कैलकुलेट करिए। 70 बिलियन डॉलर हम लोगों ने खर्च किए थे दिवाली के त्योहार पर, पहले कभी नहीं किए थे। और 90% सामान जो हमने खरीदा था वो मेड इन भारत था, आत्मनिर्भर भारत। इस समय विवाह का सीजन चल रहा है, नवंबर, मेरा ख्याल वो जो तारा वारा जो उभरता है या डूबता नहीं है, तो 1 महीने के मिड नवंबर, मिड दिसंबर ये वेडिंग सीजन है। अनुमान है कि इस सीजन में 100 बिलियन डॉलर खर्च करेंगे और 70-80% जो सामान जिसका हम प्रयोग करेंगे वो सर हमारा होगा। एक और चीज ये की भी आपने बहुत देखा कि चर्चा अब हो हम रही है, डेस्टिनेशन में एक नहीं जाते। दीपक सर एक चीज की बहुत चर्चा हो रही है, ये जो अपना चिकन नेक है वहाँ पर भारत 3 नए मिलिट्री बेसिस बना रहा है। इसके अलावा उस इलाके में हमने राफेल S-400 ब्रह्मोस की तैनाती की, आपको पता है। एक दिन पहले बंगाल की खाड़ी में साउदर्न कमांड ने ब्रह्मोस का परीक्षण भी किया है। और पुतिन आ रहे, पुतिन जब लास्ट टाइम आए थे तो रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया था। इस बार जब आ रहे हैं, जो चिकन नेक वाला इलाका है वहाँ जिस तरह से घेरेबंदी की जा रही है, क्या लगता है कि कुछ भारत की तरफ से होने वाला है? क्योंकि भारत की मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप तो रोज कह रही है कि भाई साहब मेंटली प्रिपेयर रहिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए। मैं आपको इतना बता देता हूँ, एक बेवकूफ है जो बांग्लादेश में बैठा हुआ है, किसी ने उसको इलेक्ट नहीं किया था। वो शायद अमेरिका में एक राष्ट्रपति होते थे, बिल्लू भाई क्लिंटन, और उनकी पत्नी थी हिलरी क्लिंटन, हिलरी बैन क्लिंटन। हिलरी बैन क्लिंटन का शायद एक खनसामा था या धोबी था या चौकीदार था। तो इसको बना दिया चीफ एडवाइजर वहां पे। है, 90 साल का है, और ये चिकन नेक मैं ये कर दूंगा नॉर्थ ईस्ट को। यार सुन, एक तरफ तो तू इस्लामिक जो है सुइसाइडिस्ट है, यानी वो आत्महत्या करते हैं, और दूसरी तरफ तू भारत के नॉर्थ ईस्ट की बात करता है। टाइगर, वो हिंदू हैं, वो क्रिश्चियन हैं, इस्लाम वहां पे नहीं है, गधा है ये, इसको कुछ समझ नहीं आता, जो मन में आए बोल देता है। सर मेरे को लगता है इसका दिमाग भी थोड़ा सा बहल गया है। ही इज ओल्ड, 90 साल का, उसको कुछ याद नहीं रहता। मुझे तो इसके कुछ एडवाइजर्स हैं, मेरे दोस्त हैं बांग्लादेश में ढेर सारे, कहते हैं इसको कई बार अपना नाम भी भूल जाता है, तो फिर इसको बताना पड़ता है, यार देख देख, हाँ हाँ, यस यस, आई एम प्राइम मिनिस्टर। बोले सर तू प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तू चीफ एडवाइजर है। तो ऐसे गधे के साथ बात करने की क्या जरूरत है? संदेश हम ये दे रहे हैं, इसको नहीं दे रहे, इसको तो मैं 2 चौपड़ मार के ठीक कर दूंगा, चीन को दे रहे हैं कि पंगा मत लेना, तुझे बहुत तकलीफ होगी। और मेरा ख्याल चीन गालवान के बाद ये समझ गया है। तो भारत के साथ रूस की लव मैरिज है और चीन के साथ रूस की मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस है, कंपल्सरी मैरिज है। भाई चलिए, उन्होंने नहीं किया तो तू मेरे को पैसे दे जो मुझे चाहिए। सो सर दिस इज गोइंग टू, ये नहीं मैं कहूंगा गेम चेंजर और नया चैप्टर, नहीं, पर इस विजिट में जो ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट। कैन यू हियर मी सर? हाँ दीपक सर, आवाज आ रही जी जी। है। सर ये लास्ट वाला सेंटेंस फिर से रिपीट कर दीजिए जो कह रहे हैं। मैं ये कह रहा था सर कि चीन के साथ जो है रूस की मैरिज ऑफ हाँ, इनकन्वीनियंस है, हमारे साथ लव अफेयर है। और ये जो आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि पुतिन से हमारे गेम चेंजर हो जाएगा, नई दुनिया बस जाएगी, कुछ नहीं सर। वो 17-18 बार मिल चुके हैं पीएम से, शायद ये 18वीं बार। तो हर चीज गेम चेंजर और न्यू एरा और न्यू एपॉक, ये सब चीजें मैंने बहुत सुनी है। सिर्फ ये है जो हमारे द्विपक्षीय मजबूत संबंध है वो और मजबूत हो। पर्सनल केमिस्ट्री इनकी बहुत अच्छी है। तो ये कहना कि ये नया दौर शुरू हो गया, कोई नया दौर सर। हर विजिट में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हर विजिट में कोई भी भारत में आता है, ओ न्यू चैप्टर। हाँ हाँ, Venice to तो Midnight सर वैसे ही फ्रांस के चल रहा साथ कौन सा न्यू चैप्टर है? ब्रिटेन के साथ कौन सा न्यू चैप्टर है? जर्मनी के साथ कौन सा न्यू चैप्टर है? अमेरिका के साथ कौन सा न्यू चैप्टर है? ये न्यू चैप्टर, न्यू चैप्टर, न्यू चैप्टर। तो इतने चैप्टर हो गए मेरी किताब में कि अब मैं पढ़ भी नहीं सकता किताब। है। ठीक है, सो बहुत बढ़िया बेसिक दीपक इशू सर। सर इज ही इज कमिंग हियर। और फिर मैं इतना बता देता हूँ, मैं एक फाइनल चीज कहता हूँ सर, जी, कि जो बड़े बड़े नेता लोग यहाँ आते हैं, 2 दिन के लिए मीडिया कवर करता है, तीसरे दिन सारी दुनिया भूल जाती है कि वो आया भी था। अब किसी से पूछ ले, पिछली बार फ्रांस का राष्ट्रपति कब आया था, किसी को याद नहीं है। ब्रिटेन वाला कब आया था, किसी को याद नहीं है। अब यूरोप के वो दोनों महारथी आ रहे हैं, 26 जनवरी को चीफ गेस्ट होंगे, तो उनसे भी बात करें। जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। यूरोप ये समझ गया है, भले ही उसके 3 राजदूत गाली दे रहे हैं, वो आ रहा है मेरे पास कि सर मार्केट कहाँ है? मार्केट का नाम है भारत। मार्केट कहाँ और इतना बड़ा कस्टमर बेस किधर है? दैट्स इट। 140 करोड़ कहाँ मिलेंगे? बहुत परचेजिंग पावर है, आप देखते जाइए। ठीक है,
बहुत धन्यवाद दीपक सर, ऐसे ही जुड़ते रहिए और कल परसों भी समय निकाल के थोड़ा समय निकालिएगा तो जुड़ेंगे साथ में। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए डीएनपी इंडिया हर पल 100% आपके जब साथ। आप मैं जी सर बोलिए। भगवान को मना कर सकता हूँ, आपको नहीं। नहीं, मैं कह रहा था भगवान को मना कर सकता हूँ, आपको नहीं। ठीक है, बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू। थैंक यू।